नमस्कार। मैं प्रदीप दत्ता शिक्षा कोचिंग ठाकुरगंज से आप सभी को ऑनलाइन क्लास में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ऑनलाइन क्लास में आज हम लोग क्लास 10th का जो बायो है उसका जो पहला अध्याय है पोषण, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो पोषण के बारे में हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में भी काफी चर्चा कर चुके हैं। पोषण क्या होता है, जीवों में पोषण की क्या महत्व है, क्यों पोषण अनिवार्य है, इसके बारे में हम लोग विस्तार चर्चा कर चुके हैं। पोषण का वर्गीकरण हम लोग कर चुके हैं, अलग अलग प्रकार के पोषण के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग मनुष्य में जो पोषण की क्रिया होती है और उस पोषण की क्रिया में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसको हम लोग कहते हैं पाचन, इस पाचन के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। मनुष्य में पाचन की क्रिया किस तरह से होती है, डाइजेशन किस तरह से होता है, कौन कौन से अंग होते हैं और ये अंग किस तरह से कार्य करता है, इसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पाचन है क्या, हम पाचन कहेंगे किसको। तो पाचन एक ऐसी क्रिया है जिसमें हम आहार के रूप में जिन चीजों का सेवन करते हैं, जिन चीजों को खाते हैं, वो सभी बड़े आकार के जटिल अणु होते हैं। तो हमारा शरीर ऐसे अणुओं से पोषक तत्वों की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसीलिए पाचन की क्रिया में ऐसे सभी जटिल अणुओं को छोटे छोटे महीन ये समझे कि सूक्ष्म कणों में इसको बांट देते हैं ताकि हमारे शरीर इनमें से पोषक तत्वों का अवशोषण कर सके। इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं पाचन। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है ये इतना आसान होता नहीं है। ये एक जटिल क्रिया है। मनुष्य के अंदर पाचन की क्रिया एक जटिल क्रिया है। इसमें हमारे शरीर के बहुत सारे अंग जुड़े हुए होते हैं, बहुत सारी ग्रंथियां जुड़ी हुई होती है। इन ग्रंथियों से कई प्रकार के रसों का स्राव होता है, एंजाइम का स्राव होता है जो पाचन की क्रिया को पूर्ण करता है। तो पाचन की क्रिया की शुरुआत कहां से होती है? तो पाचन की क्रिया की शुरुआत होती है हमारे मुंह से। दरअसल अगर इसको हम समझे तो पाचन की क्रिया में हमारे शरीर के दो अंग महत्वपूर्ण होते हैं। पहला है आहार नाल, जिसकी शुरुआत हमारे मुंह से होती है और इसका अंत होता है गुदा में, जिसको हम लोग मलद्वार कहते हैं। और इसी आहार नाल में शरीर के विभिन्न जगहों पर कुछ खास प्रकार की ग्रंथियां होती है और इन ग्रंथियों से कुछ खास प्रकार के रसों का स्राव होता है जो भोजन को अच्छे तरह से पाचित करता है ताकि हमारा शरीर इन पाचित भोजन से आवश्यक पोषक तत्वों को अवशोषित कर सके और इसके अवशोषण के उपरांत रुधिर कोशिकाओं के माध्यम से ये हमारे रक्त के साथ मिल जाते हैं और फिर रक्त, जो कि हम लोग परिवहन तंत्र में इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि रक्त जो है इस पाचित भोजन को शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाता है। तो पहले हम लोग शुरुआत करेंगे कि मुंह से पाचन की क्रिया किस तरह से होती है। तो हमारे मुंह में मुंह का जो सबसे पहला हिस्सा है जिसको हम लोग कहते हैं मुख गुहा, मुख गुहा के अंदर हमारे दांतों की जो बनावट होती है, ये दांत जो है भोजन के पाचन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो भौतिक रूप से जो पाचन की क्रिया है वो दांत के माध्यम से होता है। दांत क्या करता है? दांत भोजन के बड़े आकार के टुकड़ों को भौतिक रूप से छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है। उसके बाद हमारे मुंह में कुछ खास प्रकार की ग्रंथियां होती है जिसमें कुछ खास प्रकार के रस जैसे टाइलिन वगैरह है, जो स्लाइवा होता है उसके टाइलिन होते हैं, इसका स्राव करता है। और भोजन में मुख्य तौर पर 3 चीजों का ही पाचन की क्रिया होती है। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन
और तीसरा है वसा। विटामिन, खनिज लवण या जल का पाचन की क्रिया में वो हिस्सा नहीं लेता, उसका पाचन नहीं होता है हमारे शरीर के अंदर, शरीर उसको ऐसे ही अवशोषित कर लेता है। और पाचन हमारे शरीर में कहां कहां होता है? शुरुआत होती है मुंह से, उसके बाद अमाशय में, उसके बाद छोटी आंत में। मुख्य तौर पर इन 3 जगहों पर ही पाचन की क्रिया होती है। जैसे हमने कहा कि मुंह में ग्लूकोज, यानी इसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, उसकी पाचन की क्रिया की शुरुआत हमारे मुंह से ही हो जाती है। आपने कई बार देखा होगा कि अगर आप रोटी को लंबे समय तक चबाते रहें तो आपको एक मिठास का एहसास होगा, अनुभव होगा। इसका कारण यह है कि लंबे समय तक रोटी को चबाने से उसके अंदर जो स्टार्च होता है, मन जिसको हम लोग कहते हैं, उसकी पाचन की शुरुआत हो जाती है और हमारे मुंह में स्थित जीभ में कुछ स्वाद कलिकाएं होती है जिससे हमें टेस्ट का या स्वाद का एहसास होता है। मुंह से पाचन की क्रिया शुरुआत होती है और इस प्रकार से मुंह से होते हुए भोजन जो है वो ग्रास नली में पहुंचता है। ठीक है, ग्रास नली जिसको हम फूड पाइप कहते हैं, दरअसल ये मुंह को और अमाशय को जोड़ने वाली नली है। यहां पाचन की क्रिया नहीं होती, लेकिन भोजन जो है फूड पाइप से एक विशेष क्रिया द्वारा धीरे धीरे वो अमाशय में पहुंचता है। लगभग भोजन अमाशय में 3 से 4 घंटे तक रहता है और पाचन की अहम क्रिया यही संपन्न होती है। ठीक है, अमाशय के कुल 3 अलग अलग हिस्से होते हैं। सबसे पहला जो हिस्सा होता है जिसको हम लोग कहते हैं कार्डियक, दूसरा जिसको फुंडस या फंडस हम लोग कहते हैं, और तीसरा जो हिस्सा होता है उसको हम लोग कहते हैं पाइलोरिक। आई बात समझ में? तो जब हम भोजन करते हैं तो भोजन में आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम किसी भोजन को चबाते मुंह में तो उसमें लार जो है, एक तरह का म्यूकस होता है, वो भोजन के साथ पूरी तरह से मच जाता है। तो लार से मथा हुआ भोजन हमारे अमाशय में पहुंचता है फूड पाइप होते हुए, और अमाशय का जो पहला हिस्सा होता है, जो पहला भाग होता है, जिसको हम लोग कार्डियक कहते हैं, यहीं पे कुछ खास प्रकार की ग्रंथियां उपस्थित होती है जिसमें से खास प्रकार के रस का स्राव होता है और उसी रस में मुख्य तौर पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल होता है जिसका पीएच वैल्यू लगभग 2 के आसपास होता है। इसका 2 प्रमुख कार्य है। पहला कार्य तो यह है कि यह भोजन को डिटॉक्सिफाई करता है। डिटॉक्सिफाई का मतलब क्या होता है कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन में कई प्रकार के बैक्टीरिया, कई प्रकार के वायरस उपस्थित होते हैं। ये बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर पहुंच करके हमें नुकसान न पहुंचाए, इसके लिए भोजन पूरी तरह से अम्लीकृत हो जाता है। इसके अंदर उपस्थित किसी भी प्रकार की जो बैक्टीरिया होती है, लगभग सारा बैक्टीरिया जो है वो नष्ट हो जाता है। दूसरा कार्य यह होता है कि जब भोजन के साथ अम्ल पूरी तरह से मिलते हैं तो ये भोजन को और छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा भाग होता है उसको हम लोग फुंडिक कहते हैं। फुंडिक का कार्य यह होता है कि ये भोजन को जो कार्डियक से आगे की तरफ बढ़ता है उसको पीछे की तरफ लौटने से रोकता है। उसके बाद भोजन जो है, अर्धपाचित भोजन फुंडिक से होते ही पाइलोरिक में पहुंचता है। यहां जठर रस का स्राव होता है, भोजन की पाचन की क्रिया यहां पे फिर होने लगता है। अब ये जो पाइलोरिक है, ये पाइलोरिक के बाद शुरू होता है जिसको हम लोग कहते हैं छोटी आंत। छोटी आंत जिसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर की होती है, लगभग 30-32 फुट का होता है। ये बहुत ही लंबा हिस्सा होता है जहां पे भोजन का पाचन भी होता है और अवशोषण भी होता है। भोजन जो कि अमाशय में अम्लीय अवस्था में होता है,
जब ये हमारी छोटी आंत में पहुंचता है तो ये क्षारीय अवस्था में पहुंच जाता है। ये जो पाइलोरिक है, ये जो पाइलोरिक भाग है, उस जगह पे हमारे शरीर की जो ग्रंथि होती है जिसको हम लोग कहते हैं लिवर, और दूसरा है जिसको हम लोग अग्नाशय कहते हैं, इसमें से कुछ खास प्रकार के रसों का स्राव होता है। लिवर जिसको यकृत कहते हैं, यह हमारे शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है। यहां से एक खास प्रकार के रस का स्राव होता है जिसको हम लोग बाइल जूस कहते हैं, या जिसको हम लोग पित्त रस कहते हैं। यह हमारे यकृत के नीचे एक जगह होती है, एक ग्रंथि होती है जिसको हम लोग कहते हैं गॉल ब्लैडर। तो लिवर से निकलने वाले जो पित्त रस होते हैं वो गॉल ब्लैडर में एकत्रित होते हैं, और गॉल ब्लैडर से ये रस धीरे धीरे हमारे जो पाइलोरिक वाले भाग होते हैं वहां पे आकर के भोजन से मिलते हैं और भोजन को पूरी तरह से क्षारीय बना देते हैं। साथ ही साथ जो अग्नाशय होते हैं उसमें से इंसुलिन का स्राव होता है। इंसुलिन एक हार्मोन है। इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है कि ये भोजन में जो ग्लूकोज यानी शुगर की जो मात्रा होती है इसको वो नियंत्रित करता है। तो अमाशय के बाद छोटी आंत शुरू होती है। ये छोटी आंत के मुख्य 3 अलग अलग हिस्से होते हैं। उसका पहला हिस्सा जिसको हम लोग कहते हैं जेजुनम, दूसरा हिस्सा जिसको हम लोग कहते हैं ग्रहणी, और तीसरा हिस्सा जिसको हम लोग कहते हैं इलियम। यहां पे एक बात ध्यान देने के योग्य है कि भोजन का अंतिम रूप से पाचन, लगभग अंतिम रूप से पाचन छोटी आंत में समाप्त होता है, और छोटी आंत में जो इलियम होता है वहीं पे भोजन की पाचन की क्रिया लगभग पूरी तरह समाप्त होती है। और इलियम जहां पे एक खास प्रकार की व्यवस्था होती है जिसको हम लोग विलय कहते हैं, यह विलय भोजन में उपस्थित विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों का अवशोषण कर लेता है। इसके बाद जो भोजन बचे हुए होते हैं, जो अपाचित भोजन और जल का मिश्रण होता है, ये छोटी आंत से पहुंचता है बड़ी आंत में। हालांकि बड़ी आंत की लंबाई छोटी आंत से कम होती है, लेकिन चूंकि बड़ी आंत के नली की गोलाई छोटी आंत की गोलाई की अपेक्षा अधिक होती है, इसलिए इसे हम बड़ी आंत कहते हैं। बड़ी आंत में भोजन में जो उपस्थित जल की मात्रा है उसका अवशोषण होता है कोलोन में। तो बड़ी आंत में हम लोग उसको 2 भागों में बांटते हैं। एक भाग होता है कोलोन। कोलोन जो है इसको हम 3 अलग अलग भागों में बांटते हैं। एक ऊपरीगामी कोलोन, दूसरे को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स कोलोन, और तीसरा जिसको हम लोग कहते हैं अधोगामी कोलोन। तो ऊपरीगामी कोलोन जहां से शुरू होती है उसी जगह पर छोटी आंत और बड़ी आंत एक दूसरे से मिलता है। उस जगह को हम लोग कहते हैं सिकम। इसको याद रखना, सिकम वो जंक्शन होता है जो छोटी आंत और बड़ी आंत को जोड़ता है। और ठीक उसी जगह हमारे शरीर के एक अवशेषीय अंग है जिसको हम लोग अपेंडिक्स कहते हैं। हालांकि अपेंडिक्स का उपयोग अब हमारे शरीर में नहीं होता है, पहले कभी होता था, लेकिन अब हमारे शरीर के लिए या शरीर में ये एक अवशेषीय अंग के रूप में मौजूद है। तो बड़ी आंत में भोजन के या भोजन में जो जल की मात्रा होती है और अवांछित जो भोजन होते हैं जिसकी आवश्यकता हमारे शरीर को नहीं होता है, ये भोजन धीरे धीरे बड़ी आंत में होते हुए मल द्वार में पहुंचता है। मल द्वार एक ब्लैडर की तरह होता है जहां पे जो भोजन में वो सभी चीजें, अवांछित चीजें जिसकी आवश्यकता हमारे शरीर को नहीं है, वो उत्सर्जित पदार्थ के रूप में जो है आकर के मलाशय में आकर के वो जमा होता है, और फिर मलाशय से मल द्वार होते हुए ये उत्सर्जित पदार्थ हमारे शरीर से क्या होता है कि बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से हमारे शरीर के अंदर पाचन की क्रिया होती है। इसको हम लोग एक बार फिर समझ लेते हैं।
पाचन 3 जगह पे होता है। पहला मुंह में, दूसरा अमाशय में और तीसरा छोटी आंत में। अब यहां पे कई तरह के सवाल पूछा जाते हैं, जैसे आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो याद रखिएगा, आहार नाल की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर की होती है। उसके बाद यह पूछा जाता है कि जो हमारी छोटी आंत है उसकी लंबाई क्या होती है? तो छोटी आंत की लंबाई लगभग 8 से 10, कहीं कहीं 9 मीटर भी लिखे हुए होते हैं। तो यह लगभग 8 से 10 मीटर लंबा होता है। उसके बाद होता है कि हमारे शरीर में या छोटी आंत के कौन से भाग में भोजन का अवशोषण होता है? तो इसको याद रखिएगा, छोटी आंत का जो इलियम है, इलियम में ही भोजन का अवशोषण होता है। और किसके द्वारा से होता है? किसके द्वारा होता है? तो विलय के माध्यम से हमारे छोटी आंत में भोजन का या भोजन के जो आवश्यक तत्व होते हैं उसका अवशोषण होता है। फिर ये सवाल पूछता है कि जल का अवशोषण हमारे शरीर में कहां होता है? तो जल का अवशोषण हमारे शरीर में कोलोन में होता है। कोलोन वो जगह होती है जहां पे भोजन के पाचन के उपरांत जो बचे हुए जल की मात्रा होती है उसका अवशोषण कोलोन में होता है। और जल के अवशोषण के उपरांत जो उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं वो उत्सर्जी पदार्थ आकर के मलाशय में आकर के इकट्ठा होता है। तो आई बात समझ में? हाँ, इसमें एक दो बात और भी ध्यान रखने योग्य है कि भोजन का पाचन 3 जगहों के अतिरिक्त छोटी आंत में भी अलग अलग जगहों पे भोजन का पाचन होता है, लेकिन अंतिम रूप से भोजन का पाचन होता है इलियम में। एक सवाल है जो पूछा जाता है अक्सर कि भोजन का पाचन अंतिम रूप से कहां होता है। इसको याद रखिएगा कि भोजन का पाचन अंतिम रूप से इलियम में होता है। आई बात समझ में? ठीक है, अगर कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछिएगा, उसका जवाब हम आपको देंगे। धन्यवाद।